आज हम शुरू करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू एनिमे को जिसका नाम है साकामोटो डेज, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं। हिटमैन उन लोगों को कहा जाता है जिनका काम किसी का खून करना होता है और इस आदमी का नाम साकामोटो है। साकामोटो के सामने कई सारे लोग आते हैं जिन्हें वो एक एक करके मारने लगता है और इस काम में उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी। वो इन सभी लोगों को बुरी तरह से मार देता है और हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम था साकामोटो तारो। हर गैंगस्टर उसके नाम से डरता था और हर हिटमैन उसके जैसा बनना चाहता था। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया और उसने उस लड़की से शादी कर ली और उनको एक बेटी भी हुई और वो काफी मोटा हो चुका है और अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता है। एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उसके स्टोर तक आ जाता है। इधर साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा था जो बार बार उनकी दुकान पर आता है। अचानक ही इस बच्चे के बैग से इंक की बोतल गिर जाती है जिससे एक आदमी की सफेद पैंट गंदी हो जाती है। ये देख उस आदमी को गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को उठा लेता है। वो उस बच्चे को मुक्का मारने वाला था लेकिन साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी पेंसिल उसकी गर्दन में घुसाकर उसे जान से मार देता है। असल में वो उसे मारता नहीं है, बस ऐसा करने का सोचता है और वो आदमी दुकान से बाहर चला जाता है। ये सब उस लड़के ने भी देख लिया था जो साकामोटो को ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो जानता है कि साकामोटो उस आदमी को पेंसिल से मारने की सोच रहा था। असल में ये लड़का भी एक हिटमैन है और इसका नाम शिन है। इसे साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। साकामोटो अब इसे एक थप्पड़ मारने का सोचता है जो देख शिन डर जाता है और बोलता है कि मैं शिन हूँ और मैं आपके अंडर काम किया करता था। ये दोनों अब बाहर जाकर बैठ जाते हैं और शिन कहता है कि यानी कि सच में आप एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगे हो। शिन चाहता था कि साकामोटो अपने पुराने काम में वापस लौट जाए। साकामोटो अपने मन में कहता है कि मेरे हिटमैन वाले दिन खत्म हो गए हैं। जो सुन शिन बोलता है कि आप लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे, हर गैंगस्टर आपसे डरता था, आखिर साकामोटो वो सब कैसे छोड़ सकता है। साकामोटो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने नूडल्स खाने लगता है। शिन कहता है कि अब वो कितना मोटा हो गया है, उसे पहचान पाना भी मुश्किल है। इतना कह के वो अपनी सिगरेट जलाने लगता है लेकिन साकामोटो बिजली की तेजी से उसकी सिगरेट काट देता है क्योंकि यहाँ नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। साकामोटो की स्पीड देख शिन समझ जाता है कि भले ही ये मोटा हो गया है लेकिन अब भी उतना ही खतरनाक है और वो चाहे तो शिन को भी मार सकता है। तभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो का कुछ सामान लेकर आता है और उसे साकामोटो की हेल्प भी चाहिए थी। जो सुन शिन को लगता है कि शायद साकामोटो अब भी हिटमैन वाला काम करता है और एक आम आदमी होने का दिखावा करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डिलीवरी मैन को अपना पेड़ काटने में साकामोटो की हेल्प चाहिए थी। साकामोटो टाउन के लोगों की छोटे मोटे काम में मदद करता रहता था और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे पसंद करते थे। इतने बड़े हिटमैन को ऐसे पिद्दी काम करते देख शिन को गुस्सा आता है और कहता है कि उसकी नजर में साकामोटो की रिस्पेक्ट कम हो गई है। इसके बाद शिन अपनी कार में जाके बैठ जाता है और सोचता है कि वो पूरे 5 साल बाद साकामोटो को देख रहा है लेकिन वो अब भी कितना कमाल का है। मोटा शरीर होने के बाद भी उसका ऑरा कम नहीं हुआ। काश वो फिर से उसके साथ काम कर पाता। तभी शिन को अपने बॉस का कॉल आता है जो पूछता है कि क्या तुमने साकामोटो को वापस काम पर आने के लिए मना लिया। शिन कहता है कि नहीं, जिस पर उसका बॉस कहता है कि तो फिर उसे मार दो। अगर कोई हमारी गैंग छोड़कर जाता है तो हम उसका सफाया कर देते हैं, यही हमारी दुनिया का नियम है। और अगर ये काम शिन नहीं कर सकता तो वो किसी और को भेज देगा। शिन को असल में साकामोटो को मारने ही भेजा गया था लेकिन वो उसका बहुत बड़ा फैन है और ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन काफी सोचने पर शिन समझ जाता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसने साकामोटो को नहीं मारा तो कोई और मार देगा, तो अगर साकामोटो को मारना ही है तो ये उसी के हाथों होना चाहिए। अगली सुबह शिन वापस साकामोटो की दुकान पर पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ कहती है कि तुम तो कल भी आए थे ना, पर शिन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और अपनी गन में साइलेंसर लगा के स्टोर के अंदर चला जाता है। शिन साकामोटो से कहता है कि वो आज टाउन छोड़कर जा रहा है, तो वो जाने से पहले साकामोटो को गुड बाय बोलने आया था। इसके बाद वो साकामोटो पर गोली चला देता है लेकिन साकामोटो अपनी मुंह की कैंडी को बाहर थूक देता है जो उस गोली से टकराकर उसकी दिशा बदल देती है। इसके बाद वो शिन पर एक आइसक्रीम फेंक कर मारता है और उसके सामने से गायब हो जाता है और शिन उसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। अब शिन का थोड़ा ध्यान बटाकर साकामोटो उसके पीछे से आता है और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है जिससे शिन दूर जाकर गिरता है और कहता है कि पता नहीं वो क्या सोचकर साकामोटो से लड़ने आया था। इसके बाद शिन बेहोश हो जाता है। शिन को जब होश आता है तो वो साकामोटो के घर में था जो उसकी दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर ही है। शिन को साकामोटो की फैमिली के साथ डिनर करने बुलाया जाता है और शिन को समझ नहीं आता कि साकामोटो उसे अपने घर क्यों ले आया। कहीं इस खाने में जहर तो नहीं, लेकिन उसके शरीर पर जहर
का असर नहीं होता। शिन जब खाना खाता है तो वो उसे काफी टेस्टी लगता है। शायद उसने कई दिनों बाद घर का खाना खाया था और साकामोटो का भी पहली बार यही रिएक्शन था। शिन को आज ये खाना खाकर इतना अच्छा लग रहा था जितना उसे कभी कोई काम करके नहीं लगा, और अब उसे समझ आ जाता है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए ही साकामोटो ने वो काम छोड़ा था। डिनर के बाद शिन साकामोटो को खाने के लिए शुक्रिया बोलता है और जाने लगता है। साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा था थैंक यू, फिर जरूर आना। शिन अपनी गैंग के पास चला जाता है जहाँ उसका बॉस उसे काफी डांट लगाता है कि तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। शिन अब अपने बॉस के सामने सिर झुकाकर कहता है कि साकामोटो को जिंदा रहने दो, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। ये सुन सभी हंसने लगते हैं। उसका बॉस कहता है कि साकामोटो ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है और अपनी जिम्मेदारियों को पीठ दिखाई है, तो हमें उसे मारना ही होगा। शिन अब कहता है कि साकामोटो की जगह मैं मर जाता हूँ, लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ दो। बॉस कहता है कि ठीक है, तुम मर गए तो हम साकामोटो को छोड़ देंगे। और फिर बॉस मन में कहता है कि कितना बुद्धू है ये, मैं इसकी बात क्यों ही मानूंगा। उसकी मन की बात शिन सुन लेता है और उल्टा उसी पर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद इनमें लड़ाई हो जाती है। इधर साकामोटो अपनी दुकान में बैठे ये सब सुन रहा था। इसके बाद वो एक बटन दबाता है जिससे हम देखते हैं कि उसकी दुकान में ढेर सारी गन्स छुपी हुई थी। साकामोटो इनमें से बस एक टेजर गन को उठाकर निकल पड़ता है। इधर शिन किसी तरह जिंदा बचा हुआ था क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों का माइंड रीड कर सकता है, तो उसे छुपने में काफी आसानी हो रही थी। एक आदमी तो उस पर बजूका ही फायर कर देता है, लेकिन फिर भी शिन बच जाता है। बॉस सभी से कहता है कि उसके करीब जाओगे तो वो तुम्हारा माइंड पढ़ लेगा, तो दूर रहकर ही उसे घेर लो। शिन की गोलियां अब खत्म हो गई थी और 3 लोग उसे घेर लेते हैं। वो शिन को मारने ही वाले थे, लेकिन साकामोटो पीछे से आकर उन्हें टेजर से करंट लगा देता है। साकामोटो को यहाँ देख शिन और उसका बॉस दोनों चौंक जाते हैं। वो लोग अब साकामोटो को मारने उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन साकामोटो जो अपने साथ सिर्फ 2 चॉपस्टिक्स लाया था, वो उनसे ही लोगों को मारने लगता है। वो इन चॉपस्टिक्स से चलती हुई गोलियों को भी पकड़ रहा था और वो बिजली की रफ्तार से सभी को मारने लगता है। वो मोटा जरूर था, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। बॉस अपने आदमियों को साथ में उस पर गोलियां चलाने को कहता है, लेकिन साकामोटो उन सब से बचते हुए उनकी बंदूकों को काट देता है और गुंडों के साथ साथ वो उनके बॉस को भी खत्म कर देता है। ये सब देख शिन समझ जाता है कि ये अब भी लेजेंडरी हिटमैन है। वो पूछता है कि उसे पता कैसे चला कि शिन यहाँ पर है। साकामोटो अब बताता है कि जब शिन बेहोश था तब साकामोटो ने उसकी गन में एक ट्रैकर लगा दिया था। शिन अब कहता है कि अपने वादे के मुताबिक वो आज ये टाउन छोड़कर चला जाएगा, लेकिन साकामोटो उसे अपनी दुकान की एक यूनिफॉर्म दे देता है और कहता है कि उसे 1 घंटे के 400 रुपए मिलेंगे और ओवर टाइम के पैसे अलग से। यानी साकामोटो शिन को अपनी दुकान में काम करने का ऑफर दे रहा था, जिसके लिए वो मान जाता है। और अगले दिन से ही शिन भी साकामोटो के साथ उसकी दुकान पर बैठने लगता है। वो देखता है कि रामेन के सारे कप को साकामोटो ही खाली कर रहा था। अपनी माइंड रीड करने की पावर से शिन लोगों को उनका सही सामान दे पा रहा था और साकामोटो की वाइफ और बेटी को भी वो बहुत अच्छा लगता है। वो बच्चा उसे बाहर चल के खेलने को भी बोलता है, लेकिन शिन कहता है कि अभी उसकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई है और ये काम उसके पिछले काम से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। वो बच्चा पूछता है कि पहले तुम क्या काम करते थे, जिस पर साकामोटो अपने मन में बोलता है कि उसे बताया तो तुम्हें मार डालूंगा। जो सुन शिन कहता है कि पहले वो सफाई का काम करता था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, साकामोटो और शिन की लाइफ में अब क्या खतरा आएगा ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चले, एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि शिन जो साकामोटो को मारने आया था वो भी अब उसी की दुकान पर काम करने लगता है। वो साकामोटो की तारीफ करता है कि रिटायर होने के बाद भी वो कितना खतरनाक है और कितनी आसानी से उसने उन सभी गुंडों को मार दिया था। साकामोटो अपने मन में शिन से कहता है कि वापस काम पर लग जाओ, लेकिन फिर भी शिन बोलता है कि आपने तो सबको एक झटके में मार दिया। अब ये बात साकामोटो की वाइफ सुन लेती है, जिसका नाम एओई है। वो साकामोटो से पूछती है कि कहीं वो फिर से हिटमैन वाला काम तो नहीं करने लगा, जिस पर साकामोटो डरते हुए मना करता है। शिन बोलता है कि लेकिन आपने तो उन सबको मार दिया था, जिस पर साकामोटो कहता है कि उसने किसी को मारा नहीं है, बस बुरी तरह से घायल किया था। एओई अब गुस्से में साकामोटो को धमकी देती है कि अगर उसने कोई बुरा काम किया और फैमिली रूल तोड़ा तो वो उसे डिवोर्स दे देगी। जो सुन साकामोटो और ज्यादा डर जाता है। एओई के जाने के बाद शिन पूछता है कि ये फैमिली रूल क्या है, जिस पर साकामोटो उसे पेंसिल से मारने का सोचता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रखा करो। इसके बाद साकामोटो शिन को लेकर निकिता चाइना टाउन जाता है। उसे यहाँ से अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेना था, लेकिन शिन देखता है कि वो यहाँ इतनी दूर
दूर खाने के बंस लेने आया था जो कि उसकी फैमिली को बहुत पसंद है। शिन फिर से फैमिली रूल के बारे में पूछता है तो साकामोटो उसे मना कर देता है, और क्योंकि शिन माइंड रीड कर सकता है तो साकामोटो कभी उससे मुंह खोलकर बात ही नहीं करता, बल्कि अपने मन में ही उससे बात करता रहता है, जो चीज मुझे काफी फनी लगी। रास्ते में अचानक ही एक लड़की विंडो तोड़कर साकामोटो के ऊपर आ गिरती है, जिससे उसके बंस जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए थे, जिनसे वो लड़ने को तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम है मिस्ट्री गर्ल लू शाओटैंग। शिन साकामोटो से कहता है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन साकामोटो अब भी अपने बंस को लेकर बैठा था जो खराब हो गए हैं। वो गुंडे अब लू पर अटैक करते हैं, लेकिन लू अकेले ही उन सब की पिटाई लगा देती है, और शिन देखता है कि वो ताइची मार्शल आर्ट्स यूज कर रही थी। एक टकला आदमी अब लू को पीछे से पकड़ लेता है और बाकी गुंडे उसे चाकू मारने लगते हैं, लेकिन साकामोटो अपने चमचे से उस चाकू को पकड़कर तोड़ देता है और फिर एक मुक्के में उसे सुला देता है। शिन भी उस टकले आदमी के सिर पे ईंट मारकर उसे सुला देता है। एक आदमी के पास गन थी तो उसे लू ही पीट देती है, लेकिन फिर यहाँ और भी ज्यादा गुंडे आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि लू अपनी गैंग के साथ है। साकामोटो अब लू को उठाकर भागने लगता है और वो गुंडे उन्हें पकड़ नहीं पाते। वो गुंडे अपने बॉस को जाके बताते हैं कि वो लड़की भाग गई, और इस काम में 2 आदमी भी उसकी मदद कर रहे थे। इनका बॉस कहता है कि हमने उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में उसकी पूरी क्लैन को मार दिया है और फिर भी तुमने उसे खो दिया। वो आदमी बॉस से माफी मांगता है, लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आकर उसकी गर्दन काट देता है और अपने भाई से कहता है कि ये देखो, ये अब भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। इनके नाम है सोनही और बाचो। ये दोनों भाई थे और दोनों ही तबाही थे। बॉस इन दोनों से कहता है कि उस लड़की के पास एक चाबी है जो इन्हें चाहिए। अगर इनके हाथ वो चाबी लग गई तो ये पूरे ब्लैक मार्केट पर राज करेंगे, तो इन्हें किसी भी कीमत पर उस लड़की को ढूंढना ही होगा, और इनके रास्ते में कोई भी आए उसे खत्म कर दो। इधर शिन को पता चलता है कि ये लड़की एक माफिया फैमिली की बेटी है और उस फैमिली का नाम लू क्लैन है, और वो गुंडे लू के पास जो चाबी है उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये चाबी उनकी क्लैन की एक हिडन वॉल्ट की है जो लू को उसके पेरेंट्स ने दी थी। शिन कहता है कि इस चाबी को तुम फेंक क्यों नहीं देती, ये उसकी जान से ज्यादा कीमती है क्या? लू कहती है कि उसके मॉम और डैड इस चाबी को प्रोटेक्ट करने में मारे गए हैं, तो अगर ये चाबी उसने गुंडों को दे दी तो ये ऊपर जाकर अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएगी। लू कहती है कि ये तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, और वो यहाँ से जाने लगती है। साकामोटो अब लू से पूछता है कि क्या उसे बंस बनाने आते हैं। लू कहती है कि डैड ने उसे सिखाया था। शिन साकामोटो से कहता है कि हमें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, ये लड़की उसे ठीक नहीं लग रही। साकामोटो कहता है कि आज की शॉपिंग यहीं कैंसिल करते हैं, हमें इस लड़की को प्रोटेक्ट करना है, और अगर ये जिंदा घर पहुंच गए तो लू को इनके लिए बंस बनाने होंगे। लू कुछ बोल पाती उससे पहले ही बाचो वहां आके साकामोटो के मुंह पर जोर से लात मारता है, जिससे वो एक बिल्डिंग के अंदर जा गिरता है। ये लोग बातें कर रहे थे और इतनी देर में ही ये दोनों गुंडे यहाँ आ गए। लू शिन को बताती है कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं और हिटमैन हैं। ये बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन कभी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते। ये सीरियल किलर्स हैं जिन्हें लोगों को मारने में मजा आता है। ये लोग सनकी हैं और अपने विक्टिम्स का सिर काट के उनका स्केच बनाना इनकी हॉबी है। बाचो ये सुनकर बोलता है कि हम तो फेमस हो गए, जिस पर सोन ही कहता है कि हम हिटमैन हैं, लोगों को हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। शिन तभी सोन ही को मारने आता है, लेकिन सोन ही उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम गुस्सा हो क्या कि हमने तुम्हारे दोस्त को मार डाला। शिन अब कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो मर गया, तुम कितने बुद्धू हो, कोई नौसिखिया हिटमैन ही होगा जिसे साकामोटो के बारे में नहीं पता है। बाचो अब लू के पीछे जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो यहाँ आकर एक मुक्के में उसे सुला देता है, जिससे उनके नीचे की छत टूट जाती है। सोन ही साकामोटो से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर साकामोटो बोलता है कि राजमा के बंस भी अच्छे लगेंगे। छत तोड़कर ये लोग एक किचन में आ गए थे। सोन ही लू से कहता है कि चाबी हमें दे दो तो तुम्हें आसान मौत मिलेगी। लू बोलती है कि ये उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, तो वो इसे कभी नहीं देगी। सोन ही बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही बोला था जब मैंने उन्हें मारा था। ये सुन लू गुस्से में इन पर अटैक करने जाती है, लेकिन साकामोटो उसे खींचकर पीछे कर देता है। शिन लू को समझाता है कि उसे गुस्से में फैसले नहीं लेने चाहिए। लू कहती है कि उस वॉल्ट में उसके परिवार का सब कुछ है, जिसके लिए इन कमीनों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। सोन ही अब लू पर एक कुनाई फेंक कर मारता है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़ लेता है। सोन ही साकामोटो से कहता है कि हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। वहीं लू को समझ नहीं आता कि उसे बचाने के लिए साकामोटो अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। इसके बाद हम एक फ्लैश
फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें साकामोटो एओई के लिए गिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। एओई समझ जाती है कि वो किसी का खून करके आ रहा है और उसे यह खून की कमाई वाला गिफ्ट भी नहीं चाहिए। एओई कहती है कि अगर वो अपने बुरे काम नहीं छोड़ सकता तो वो दोनों साथ भी नहीं रह सकते। इतना कह के एओई छत से नीचे कूद जाती है। साकामोटो भी कूदकर उसे पकड़ लेता है और दोनों नीचे बर्फ पे जाके गिरते हैं, जिससे उन्हें चोट नहीं आती। एओई कहती है कि अगर मैं मर जाती तो तुम मुझे मिस करते, इसीलिए तुम भी कूद पड़े। इस फीलिंग को ही प्यार कहते हैं। एओई अब साकामोटो से प्रॉमिस लेती है कि अब से वो किसी को नहीं मारेगा, यही उनका रूल होगा। और अब तक उसने जितने भी पाप किए हैं उनकी भरपाई करने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों की जान बचाएगा। शिन भी साकामोटो के माइंड में ये फ्लैशबैक देख लेता है और समझ जाता है कि उनका फैमिली रूल यही था कि वो किसी को जान से नहीं मार सकता। वो दोनों भाई अब साकामोटो पर हमला कर देते हैं और साकामोटो उनसे करछी और चम्मच से ही लड़ने लगता है और ये दोनों उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। वो दोनों अब अपनी कास्ट आयरन टेक्निक से एक साथ साकामोटो पर हमला करते हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो उन सभी अटैक्स को डॉज कर देता है, बल्कि उसकी एक नस खिंच जाती है जिस पर शिन बैंडेड लगा देता है। सॉन ही सोचता है कि उनके इस अटैक से आज तक कोई नहीं बच पाया है, फिर इतना बड़ा होने के बाद भी साकामोटो पर एक खरोच भी कैसे नहीं आई। इसके बाद ये अपनी और खतरनाक टेक्निक यूज करने का सोचते हैं, लेकिन साकामोटो बाचो के सिर पे एक बर्तन दे मारता है और सोन ही का हथियार तोड़ देता है। सोन ही अब साकामोटो को छोड़कर लू की तरफ जाता है, लेकिन शिन उसका दिमाग पढ़कर उसे पीछे खींच लेता है और फिर साकामोटो उसके सिर पे फ्रिज दे मारता है और दोनों भाई की बत्ती गुल हो जाती है, जिन्हें शिन एक रस्सी से बांध देता है। लू पूछती है कि आखिर तुम दोनों हो कौन, जिस पर साकामोटो कहता है कि हम एक दुकान पर काम करते हैं। इधर बॉस गुस्सा हो रहा था, ये सोन ही और बाचो कहाँ रह गए। वो खजाने से भरा वॉल्ट उसके सामने ही था, लेकिन उसे खोलने के लिए उसे चाबी चाहिए। तभी साकामोटो और शिन बाचो और सोन ही को लेकर यहाँ आ जाते हैं। बॉस को समझ नहीं आता कि ये दोनों अंदर कैसे आ गए। तभी लू पीछे से आकर बॉस की गर्दन पे चाकू रख देती है, जिसे देख बॉस रोते हुए माफी मांगने लगता है। अब लू उसे जान से तो नहीं मारती, लेकिन उसकी बुरी तरह से धुलाई कर देती है और बोलती है कि हर बात पे लोगों को मारना ही जरूरी नहीं होता, हमें पास्ट भुलाकर एक हैप्पी लाइफ जीना चाहिए, ऐसा उसके डैड कहा करते थे। इसके बाद लू उस चाबी से वॉल्ट को ओपन करती है। उसमें खजाना पड़ा हुआ था, लेकिन साथ में कुछ किताबें, सीडी और खिलौने भी रखे हुए थे। एक किताब में लिखा हुआ था कि लू क्लैन का जो हेड होगा उसे अपना सबसे कीमती आइटम यहाँ रखना पड़ेगा। तो अलग अलग हेड ने अलग अलग आइटम यहाँ रखे हुए थे। लू के डैड ने एक ड्रिंक छोड़ी हुई थी जो वो लू के बड़े होने पर उसके साथ पीना चाहता था। इसके बाद साकामोटो अपने बंस निकालता है जो उसने अभी तक रखे हुए थे। ये कुचले गए थे लेकिन अब भी स्वादिष्ट लग रहे थे और तीनों उन्हें खाने लगते हैं। अगले दिन से लू भी साकामोटो के यहाँ काम करने लगती है। वो यहाँ पर पॉर्क बन बनाया करेगी। शिन बोलता है कि तुम्हारे पास तो इतना बड़ा खजाना है, जिस पर लू कहती है कि वो अपनी खानदानी चीजों का यूज थोड़ी करेगी। साकामोटो शिन से कहता है कि अब वो भी उसकी फैमिली का हिस्सा बन गया है, तो उसे भी फैमिली रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि वो किसी को जान से नहीं मारेंगे। दूसरी तरफ हम एक मीटिंग देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि साकामोटो के सिर पे इनाम रखा हुआ है। जो भी उसको मारेगा उसे पूरे 1 बिलियन येन का इनाम मिलेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एपिसोड नंबर 3, चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि शिन के साथ लू भी साकामोटो की दुकान पर काम करने लगती है, लेकिन वो काम पर काफी लेट आया करती थी, जिसके लिए शिन उसे डांट लगाता है। वो सामान को ठीक से जमा के भी नहीं रख रही थी और बोलती है कि कस्टमर को जो चाहिए वो खुद उठा लेगा। ये सब देख शिन समझ जाता है कि लू ने आज से पहले कोई काम नहीं किया होगा, जिस पर लू बताती है कि वो अपने पापा के काम में मदद करती थी। वो बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें बोरे दफनाया करती थी, पर उसे नहीं पता कि उन बोरों में क्या होता था। शिन अब साकामोटो से कहता है कि हमें इस लड़की को काम से निकालना होगा, ये दुकान का माहौल खराब कर रही है। अब साकामोटो दोनों को शांत करते हुए कहता है कि शिन, तुम्हें लू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, और लू, अगर तुम काम पर लेट आओ तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अब ये सुन दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि साकामोटो कभी इतना ज्यादा नहीं बोलता। बोलना तो छोड़ो, वो कभी इतना सोचता भी नहीं है। शिन को शक होने लगता है, क्योंकि साकामोटो आज कुछ अलग ही लग रहा था। तभी गेट खुलता है और एक दूसरा साकामोटो दुकान के अंदर आ जाता है, और दो साकामोटो को देख लू और शिन चौंक जाते हैं। अब ये दूसरा साकामोटो चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है, यानी कि ये ही असली साकामोटो है। नकली साकामोटो अब उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन असली उससे बच जाता है और फिर एक नाइफ उठा के नकली साकामोटो की गर्दन पे रख देता है। दोनों अब अपने हथियार पीछे कर लेते हैं और
साकामोटो कहता है कि बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई नागुमो, और वो नकली साकामोटो अपने असली वाले रूप में आ जाता है। इसका नाम नागुमो है और इसके पास ये एबिलिटी है कि ये किसी का भी रूप ले सकता है। और तो और शिन इसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। नागुमो अब इन दोनों को बुद्धू बनाने के लिए इन पर हंसने लगता है, जिसके लिए वो इसके सिर पे एक लड्डू उगा देते हैं। नागुमो अब इन्हें बताता है कि वो सामने वाले सुपरमार्केट में काम करता है और साकामोटो का दोस्त है और वो सिर्फ 18 साल का है, लेकिन इनके सामने तो कोई सुपरमार्केट था ही नहीं। अब साकामोटो बताता है कि ये एक हिटमैन है, हम साथ काम करते थे और ये 27 साल का है। यानी उसने फिर से लू और शिन को झूठ बोला था। वो फिर से उसकी धुलाई करते हैं और एक कुर्सी से बांध देते हैं। नागुमो बताता है कि साकामोटो के सिर पे इनाम रखा गया है पूरे 1 बिलियन येन का। लू और शिन को ये बात भी झूठ लगती है, लेकिन नागुमो कहता है कि ये सच है। JAA ने कल ही ये बात डिसाइड की है। JAA का मतलब है जापान एसोसिएशन ऑफ असैसिन। नागुमो आगे कहता है कि इनाम के बारे में अभी कुछ लोगों को ही पता है, लेकिन ये खबर कल तक सबको पता चल जाएगी। तभी एक आदमी यहाँ पिज्जा की डिलीवरी करने आता है, लेकिन शिन उसके मन की बात सुन लेता है। वो असल में साकामोटो को मारने आया था। ये आदमी भी एक हिटमैन है और इसका नाम है पिज्जा नाकाजिमा। ये आदमी अब नागुमो की गर्दन पे कटर रखता है और उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन साकामोटो और लू तो मजे से पिज्जा खा रहे थे और वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। तभी नागुमो अपनी कुर्सी से उठकर नाकाजिमा पर रियर चौक लगा देता है, जिससे वो मरने ही वाला था, लेकिन साकामोटो उसे रुकने को बोल देता है। नागुमो साकामोटो के नो किलिंग वाले रूल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये तो मामूली हिटमैन था, लेकिन नागुमो के जैसे हिटमैन आ गए तो क्या साकामोटो बच पाएगा। नागुमो कहता है कि वो मजाक कर रहा है और उसका ग्रुप इस मामले में दखल नहीं देगा। असल में नागुमो द ऑर्डर नाम के ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें ये लोग दूसरे हिटमैन्स को मारने का काम करते हैं और साकामोटो भी इस ग्रुप का हिस्सा रह चुका है। नागुमो अब यहाँ से जाने लगता है। साकामोटो उससे पूछता है कि मेरे मरने से किसी को क्या ही फायदा होगा। नागुमो कहता है कि पता नहीं, हमें तो बस मिशन पूरा करने से मतलब होता है। और रिटायर होने के बावजूद साकामोटो ने कुछ माफिया ग्रुप्स की पिटाई की है, जिससे कई लोगों की नजर उस पे पड़ गई है। ये पिज्जा वाला तो नूब था, लेकिन अब इससे भी खतरनाक लोग साकामोटो को मारने आएंगे। इसके बाद नागुमो उस पिज्जा वाले को उठाकर यहाँ से चला जाता है। शिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गायब हो चुका था और शिन सोचता है कि क्या वो हमारी साइड था। उस पिज्जा बॉक्स पर एक कैमरा लगा हुआ था, जिसके जरिए हिटमैन का एक ग्रुप साकामोटो को देख रहा था। इस ग्रुप का नाम दोनदेनकाई है। वो बात करते हैं कि इस मोटे पर सच में 1 बिलियन का इनाम है। इससे ज्यादा खतरनाक तो वो नागुमो लग रहा था। इनका लीडर कहता है कि हमें साकामोटो को कम नहीं आंकना चाहिए और उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। आखिर वो ऑर्डर ग्रुप का हिस्सा था। बाकी लोग कहते हैं कि ऑर्डर तो बस सुनी सुनाई कहानी है और ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता था, और वैसे भी साकामोटो को रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, तो उसे मारना इतना मुश्किल नहीं होगा। तभी साकामोटो कैमरे की तरफ गन पॉइंट करता है और उन सबसे कहता है कि अगर तुम मेरा पीछा करते रहे तो मैं तुम्हें नर्क की सैर करवाऊंगा। इतना कह के वो कैमरे को शूट कर देता है। अब शाम को शिन और साकामोटो बात करते हैं कि कुछ दिन उन्हें छुप कर रहना चाहिए, पर तभी साकामोटो की वाइफ और बेटी यहाँ आ जाते हैं और वो कल के लिए बहुत एक्साइटेड थी। और अब साकामोटो को याद आता है कि कल तो उसे इन दोनों को थीम पार्क में घुमाने ले जाना था। अगले दिन ये सभी थीम पार्क में जाते हैं और अलग अलग राइड्स में बैठने लगते हैं। साकामोटो और लू को तो राइड्स पर बैठने में बहुत डर लग रहा था। हाना कहती है कि ये पार्क बहुत बड़ा है और इसमें शुगर बनी नाम का एक मैस्कॉट है, जो कि उसे बहुत पसंद है और आज ये लोग बहुत मजे करेंगे। वहीं साकामोटो को चिंता हो रही थी कि यहाँ कोई और उस पर अटैक ना कर दे। शिन अब लू से कहता है कि उनका आज का मिशन साकामोटो को प्रोटेक्ट करना है और ये भी कि उनकी फैमिली अच्छे से एंजॉय कर सके। लू पूछती है कि यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें दुश्मन कौन है। अब शिन बताता है कि उनके आसपास अभी तो कोई दुश्मन नहीं है। वो अपने आसपास के 30 मीटर की रेडियस तक सभी लोगों के दिमाग पढ़ सकता है। अगर कोई मर्डर करने के इरादे से आता है तो उसे पहले से ही पता चल जाएगा। अब लू कहती है कि क्या तुम मेरा माइंड भी पढ़ते हो ठरकी। शिन कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे माइंड रीड करने के लिए बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, जैसे कि किसी रेडियो का सिग्नल मिलाना हो। अब अचानक ही शिन को पता चलता है कि उनकी तरफ एक दुश्मन आ रहा है। वो माइक के जरिए साकामोटो को बता देता है इस हिटमैन का नाम कूरी है, जो कि सफाई वाला बन के आया था। लू हाना और एओई का ध्यान भटकाती है क्योंकि उन्हें इस सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद वो हिटमैन साकामोटो के पास आते ही उस पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो उसी की पेन निकालकर उसी की छाती में घुसा देता है, वो भी बिना देखे। लू और शिन तुरंत उसकी बॉडी को एक डिब्बे में डाल के यहाँ से ले जाते हैं और देखते हैं कि साकामोटो ने इस आदमी पर जानलेवा हमला नहीं किया था और ये बच जाएगा। अब एक दूसरा हिटमैन तात्सु दूर से ये सब देख रहा था। वो सोचता है कि साकामोटो के पास जाने से पहले इस शिन का कुछ करना पड़ेगा। फिर उसे एक आइडिया आता है कि वो कुछ
सोचेगा ही नहीं, तो शिन उसका माइंड भी रीड नहीं कर पाएगा। अब ये सभी एक रोलर कोस्टर राइड पे जाके बैठ जाते हैं। लू और शिन सबसे पीछे बैठे थे ताकि वो सभी पर नजर रख सकें। तात्सू भी इनके सामने ही बैठा था। अब शिन तो नहीं, लेकिन लू को उस पे शक हो जाता है कि वो आदमी कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब ये सुन तात्सू सोचता है कि इतना छुपने के बाद भी मैं पकड़ा गया, जो कि शिन सुन लेता है और तुरंत साकामोटो को बता देता है। तात्सू अब साकामोटो पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली उसके चश्मे से टकरा जाती है, यानी उसने बुलेट प्रूफ चश्मा पहना हुआ था। अब शिन जंप मार के तात्सू के पास जाता है और उसे लेकर रोलर कोस्टर से कूद जाता है। दोनों उसकी पटरी पे जाके रुकते हैं। शिन तात्सू से कहता है कि साकामोटो आज छुट्टी पर है और मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, और वो लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी रोलर कोस्टर इनकी तरफ आता है, लेकिन दोनों उस पर से जंप कर देते हैं। लेकिन इसी टाइम तात्सू 2 चाकू शिन की तरफ फेंकता है, जिनमें से एक उसकी टांग पर लग जाता है और शिन को पता चलता है कि इन चाकू पर जहर लगा हुआ था, जिससे शिन को दिखना कम हो जाता है। ये जहर तात्सू ने खुद ने बनाया था। वो ये भी कहता है कि उसने साकामोटो की आंखों में मौत का डर देखा है। जब इंसान अपनी मौत से डरने लगता है तब वो कमजोर होता है। शिन कहता है कि साकामोटो मरने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के मिशन पर हैं, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। रोलर कोस्टर फिर से इनकी तरफ आता है, लेकिन इस बार शिन उसके ऊपर जंप नहीं करता, बल्कि उसके जरिए तात्सू तक आता है। दोनों अब रोलर कोस्टर पर लड़ने लगते हैं। शिन को दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे लड़ने में दिक्कत हो रही थी। तभी वो हाना का माइंड रीड करता है, जो सोच रही थी कि शुगर बनी का शो देखने में मजा आएगा। अब शिन तात्सू को पकड़कर रोलर कोस्टर से छलांग लगा देता है और दोनों शुगर बनी वाले स्टेज पर जाकर गिरते हैं, जहां पर एक नाटक चल रहा था जिसमें शुगर बनी गुंडे को हरा देता है। शिन अब शुगर बनी की कॉस्ट्यूम पहन लेता है और तात्सू से लड़ने लगता है। सभी लोग शुगर बनी के लिए चीयर कर रहे थे। शिन अब तात्सू की बुरी तरह से धुलाई करने लगता है। तात्सू को समझ नहीं आता कि बिना देखे ये इतना अच्छे से कैसे लड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि ऑडियंस में साकामोटो फैमिली बैठी हुई थी और साकामोटो अपने माइंड में ही शिन को सारी मूव्स बता रहा था कि कब उसे कौन सा पंच मारना है, और इस तरह शिन बिना देखे भी तात्सू से लड़ पा रहा था। साकामोटो की बात सुनते ही शिन तात्सू की बैंड बजा देता है, वो भी बिना अपनी आंखें खोले। सब लोग शुगर बनी के लिए तालियां बजाते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि ये लड़ाई असली में हो रही थी, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे तो ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर। नंबर 4, तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि शिन तात्सू को हरा देता है। इसके बाद हम 2 और हिटमैन बॉइल्ड और ओबिगुरो को देखते हैं। ये दोनों ही साकामोटो को मारने आए थे। ओबिगुरो कहती है कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, जल्दी काम निपटा के घर चलते हैं। अब बॉइल्ड उस पे जोर से चिल्लाता है कि तुम चींटियों की लाइन पर पैर रखने वाली थी। बॉइल्ड का नियम है कि वो सिर्फ अपने टारगेट की ही जान लेते हैं। बॉइल्ड का चिल्लाना ओबिगुरो को पसंद नहीं है, लेकिन मन ही मन उसे ये बहुत हॉट लगता है। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, जो कि शिन की आंखों में आई ड्रॉप डाल रही थी। ये असल में जहर का एंटीडोट था, जो कि तात्सू के पास ही रखा था। साकामोटो अब उससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, जिस पर तात्सू कहता है कि अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। लू अब तात्सू का जहर वाला नाइफ उसी के अंदर घुसा देती है और कहती है कि अगर तुम्हें ये एंटीडोट चाहिए तो फटाफट बोलना शुरू कर दो। तात्सू अब बोलता है कि उसे डॉन्डेनकाई नाम की कंपनी ने हायर किया था। शिन बोलता है कि तुमने तो इतनी जल्दी सब उगल दिया। तात्सू कहता है कि मुझे अपनी जान प्यारी है, कंपनी से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो पैसों के लिए काम करता हूँ। वो ये भी बताता है कि वो JAA का मेंबर है। लू पूछती है कि ये JAA क्या है, जिस पर शिन बताता है कि जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स, जो कि एक प्रोफेशनल हिटमैन कंपनी है, और शिन और साकामोटो भी उसके मेंबर हुआ करते थे, और जापान में करीब 400 प्रोफेशनल हिटमैन्स हैं। तात्सू अब साकामोटो से पूछता है कि क्या वो सच में द ऑर्डर का हिस्सा हुआ करता था। साकामोटो का रिएक्शन देख तात्सू समझ जाता है कि ऑर्डर सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं बल्कि सच में हुआ करता था। तभी एओई और हाना भी यहाँ आ जाती है। वो तात्सू को एक्टर ही समझ रहे थे, और शिन कहता है कि हम लोग यहाँ अगले नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। इसके बाद ये सभी लंच करने जाने लगते हैं। तात्सू अब हैरान होकर पूछता है कि तुम लोग मुझे मारोगे नहीं, जिस पर शिन बताता है कि हम पार्क में मजे करने आए हैं, खून खराबा करने नहीं। इसके बाद हाना तात्सू के पास आती है और उसके हाथ पर एक बैंडेड लगा देती है और कहती है कि उसने बहुत अच्छा नाटक किया था, और बाय बाय बोलकर चली जाती है। तात्सू अब अपनी रस्सियां काट लेता है और सोचता है कि ये लोग पागल हैं क्या। खैर, उसका अब इन्हें मारने का मन नहीं था। रोलर कोस्टर पर एक और राइड लेकर वो अपने घर चला जाएगा। खाना खाते समय शिन बताता है कि एंटीडोट की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं और अब वो पूरे दिन किसी का भी माइंड नहीं पढ़ पाएगा। लू अब साकामोटो से कहती है कि हमें घर चलना चाहिए
लिए। तभी एओई यहाँ आ जाती है और बोलती है कि आज आप तीनों अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो कुछ छुपा तो नहीं रहे, जो सुनकर तीनों डर जाते हैं। इधर बाथरूम में तात्सु को बॉइल्ड और उबिगुरो मिल जाते हैं और उबिगुरो उसे पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाती है, जिस पर बॉइल्ड चिल्लाकर उससे कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, ऐसे टांगे फैला कर मत बैठो। वो तात्सु को बताते हैं कि वो भी यहाँ साकामोटो को मारने आए हैं। उबिगुरो ने लेजेंड साकामोटो का सिर्फ नाम ही सुना था और वो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। साकामोटो की बात से बॉइल्ड के चेहरे पर लगे स्कार में खुजली होने लगती है। उबिगुरो पूछती है कि क्या उसे यह स्कार साकामोटो ने दिया था। बॉइल्ड कहता है कि नहीं, ये तो मैं गिर गया था उसका है। ये दोनों भले ही मजाकिया लग रहे थे, लेकिन तात्सु जानता है कि ये कितने खतरनाक हैं। 2 साल पहले बैल्कन इंसिडेंट में इन्होंने करीब 200 लोगों को मार दिया था। ये मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं और इन्हें डोंडेनकाई के पावर कपल भी कहा जाता है। इन दोनों के सामने साकामोटो और शिन नहीं टिक पाएंगे। इधर साकामोटो और बाकी लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं छुपा रहे, बल्कि हमें तो बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद ये लोग कुछ और राइड्स एंजॉय करते हैं। ये लोग खुली और भीड़ वाली जगह में थे, तो यहाँ किसी का मर्डर करना बहुत मुश्किल है। एओई कहती है कि अब हम हॉन्टेड हाउस में जाएंगे, जो देख तीनों डर जाते हैं, क्योंकि मर्डर करने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। ये लोग अंदर जाते हैं। लू को यहाँ कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था, तो वो एक बोतल निकाल के उसमें से दवा पीने लगती है। वहीं बॉइल्ड और उबिगिरो सीसीटीवी वाले रूम में बैठकर इन्हें देख रहे थे। इस हॉन्टेड हाउस में कई लोग भूत बन के खड़े थे। इन पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है, जो कि असल में हिटमैन था। साकामोटो डरने का नाटक करके तुरंत उसकी धुलाई कर देता है। उसके कपड़े में इन्हें हिटमैन लाइसेंस भी मिलता है। उबिगुरो साकामोटो से लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वो जानती है कि साकामोटो बॉइल्ड का पुराना दोस्त है, तो उससे वो ही लड़ेगा। बॉइल्ड अब एक बोतल गटक जाता है और कहता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम जेसीसी का असैसिन ट्रेनिंग स्कूल देखते हैं। यहाँ पहली बार बॉइल्ड साकामोटो से मिला था जब वो 15 साल का था और साकामोटो 14 साल का। बॉइल्ड ने सुना था कि साकामोटो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो उससे मिलने चला आया। दोनों इसके बाद दोस्त बन गए और साथ में टाइम बिताने लगे। अब वैलेंटाइंस डे पर बॉइल्ड साकामोटो से कहता है कि हम जैसे सिग्मा मर्दों को लड़कियों से चॉकलेट्स नहीं मिलने वाली। लेकिन साकामोटो स्कूल की लड़कियों में बहुत पॉपुलर था और उसे लड़कियों से बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। वहीं नागुमो को तो ठेला भर के लड़कियों से चॉकलेट्स मिली थी। वो पूछता है कि ये तुम्हारे पीछे कौन है, जिस पर साकामोटो बोलता है कि पता नहीं, जो सुन बॉइल्ड शॉक हो जाता है। फिर साकामोटो कहता है कि तुम्हें अगर चॉकलेट्स चाहिए हो तो इनमें से उठा लेना। बॉइल्ड को लगा था कि वो और साकामोटो एक जैसे हैं, लेकिन साकामोटो सिग्मा मर्द था ही नहीं। उबिगुरो को लगता है कि बॉइल्ड अब इस काम के बहाने साकामोटो से पुराना हिसाब बराबर करना चाह रहा है, जिस पर बॉइल्ड चिल्लाकर मना करता है कि उसे कोई बदला नहीं लेना। इधर साकामोटो और शिन एक एक करके हिटमैन्स को हराते जा रहे थे और लू बहुत ज्यादा डर रही थी। शिन उसका मजाक उड़ाता है कि जरा हाना से कुछ सीखो, इतनी छोटी होने के बाद भी उसे डर नहीं लग रहा। लू अब फिर से बोतल निकालकर पीने लगती है। उस बोतल को सूंघने पर शिन को पता चलता है कि ये दवा नहीं, दारू है। तभी इन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई देता है और लू, जो कि नशे में भंड हो गई थी, वो बिना सोचे उस गेट को खोल देती है। उसमें से ढेर सारे ज़ॉम्बीज निकलते हैं, जिससे ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। फिर भीड़ से बॉइल्ड बाहर आता है और साकामोटो को टक्कर मारता है, जिससे वो दीवार तोड़ के दूर जाके गिरता है। साकामोटो उस पर एक आईडी कार्ड फेंक कर मारता है, जिससे बॉइल्ड बच जाता है और साकामोटो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। साकामोटो बोलता है कि नहीं, मेरी फैमिली कहाँ है। बॉइल्ड कहता है कि आज के बाद तुम जरूर मुझे याद करोगे। इतना कहते हुए उसे आंसू आ जाता है। दूसरी तरफ एओई और हाना बेहोश हो गई थी और शिन को मारने उबिगुरो यहाँ आ जाती है, लेकिन नशे में भंड लू तुरंत ही उसके मुंह पर लात मार देती है। वो बिल्कुल एक ड्रंकन कुंफू मास्टर लग रही थी। इधर बॉइल्ड फिर से पूछता है कि मैं तुम्हें सच में याद नहीं। साकामोटो फिर से मना करता है, तो बॉइल्ड कहता है कि मुझे भी तुम थोड़े ही याद हो और तुम्हारी फैमिली खो गई है तो खुद ढूंढ लो। साकामोटो अब गुस्से में उसे मारने आता है, लेकिन बॉइल्ड साकामोटो के मुंह पर एक बॉम्ब फेंक के मारता है। साकामोटो अब उसे लात मारता है, तो बॉइल्ड उससे भी बच जाता है और कई सारे बॉम्ब्स साकामोटो की तरफ फेंकता है। इसके बाद वो साकामोटो को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी आवाज दूसरी तरफ उबिगुरो को भी आती है। लू फिर उसे पंच मारने जाती है, लेकिन उबिगुरो उसका पंच पकड़ लेती है और फिर लू के बाल पकड़कर उससे कहती है कि तुम्हें इससे बेटर करना होगा। इसके बाद वो कहती है
कि वो एक झटके में लू और शिन को मार सकती है, लेकिन उसमें वो मजा कहाँ। अब उसके आदमी शिन को पकड़कर बांध देते हैं और एक चेन सॉ चालू करते हैं। उबिगुरो कहती है कि कई लोग फटी में ही अपनी असली ताकत दिखाते हैं। अब लू को हर 10 सेकंड में एक बार उबिगुरो को टच करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो शिन के टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब लू रोते हुए कहती है कि मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, शिन तुम्हारे तो लग गए। इधर बॉयल्ड साकामोटो से कहता है कि तुम 5 साल से रिटायर हो और उन दोनों के एक्सपीरियंस में 5 साल का गैप है, इसीलिए साकामोटो कमजोर पड़ गया। साकामोटो फिर से उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो बॉयल्ड उसके मुंह पर फिर से बॉम्ब फोड़ देता है। उसके बॉम्ब्स किसी रबर की बॉल की तरह बाउंस कर रहे थे। बॉयल्ड कहता है कि मेरे सुपर बॉल बॉम्ब्स और रॉकेट डायनामिक पंच के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। वो उसे कितनी भी दूरी और एंगल से मार सकता है, लेकिन साकामोटो इसके बारे में भी भूल गया होगा। अब साकामोटो को याद आता है जब बॉयल्ड ने उसे और नागुमो को बताया था कि उसने एक ग्लव बनाया है जिसमें वो डायनामाइट डालता है और उसके धमाके से उसके पंच की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका नाम उसने रॉकेट डायनामाइट पंच रखा था। वो अपनी सुपर बॉल्स के बारे में भी बताने लगता है और साकामोटो मन में सोच रहा था कि ये क्या फुद्दू नाम है। तभी साकामोटो की नजर उसके बॉम्ब्स की केमिकल कंपोजिशन पर पड़ती है। बॉयल्ड अब साकामोटो की धुलाई करते हुए कहता है कि वो उसके जैसा बनना चाहता था। तुम्हारे सारे मिशन कमाल के होते थे, लड़कियां तुम्हें चॉकलेट देती थी और अब जरा अपनी हालत देखो, तुम कमजोर हो गए हो, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इतना कह के वो साकामोटो को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे साकामोटो बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद वो अपनी सिगरेट पीने लगता है, लेकिन तभी उसे बहुत भयानक ऑरा महसूस होता है, जैसे कि कोई उसे कुत्ते की मौत मारने वाला है। साकामोटो अब धुएं से बाहर निकलते हुए उन सभी केमिकल्स के नाम लेता है जिनसे बॉयल्ड ने अपने बॉम्ब्स बनाए थे। साकामोटो कहता है कि अब मुझे सब याद आ गया है बॉयल्ड, और अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। और हम देखते हैं कि साकामोटो का अचानक ही वजन कम हो गया था और वो बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, साकामोटो का वजन कैसे कम हो गया और अब वो क्या तबाही मचाएगा, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 5। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम ओबिगुरो और लू की फाइट देखते हैं। लू को चढ़ गई थी, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छा लड़ रही थी। अगर हर 10 सेकंड में वो ओबिगुरो को नहीं छुएगी तो उसके आदमी शिन को मार देंगे। लू अपनी चोटी से भी ओबिगुरो को टच करती है, जो देख शिन चिल्लाता है कि इस बात को मजाक में मत लो। लू एक बोतल और पीती है और अब तो ओबिगुरो उसे छू भी नहीं पा रही थी, लेकिन लू ओबिगुरो को पीट देती है। ओबिगुरो कहती है कि चलो अब मुझे मारने की कोशिश करो। लू बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, क्योंकि ये उनकी फैमिली का रूल नंबर 1 है। ओबिगुरो पूछती है कि कौन सा रूल, जिस पर लू बताती है कि इस रूल को उनकी पूरी फैमिली फॉलो करती है। साकामोटो, शिन, इओई और हाना भी, वो सब उसकी फैमिली है और वो उनसे बहुत प्यार करती है। ओबिगुरो बोलती है कि तुम्हारा तो साकामोटो फैमिली से कोई कनेक्शन भी नहीं है। ये सुन लू बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन ओबिगुरो को जोर से नहीं मारती। अब अचानक ही लू का सारा नशा उतर जाता है और वो सोचने लगती है कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। ओबिगुरो समझ गई थी कि लू अब तक मजाक में लड़ रही थी और काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो लू की तारीफ करने लगती है, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद हैं। शिन अब पूछता है कि इसका मतलब मैं बच गया। दूसरी तरफ साकामोटो कहता है कि अब वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉयल्ड बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, अचानक ऐसे वजन घटा के आ जाओगे तो मुझे हरा दोगे, और तुम्हें जो करना है जल्दी करो, तुम्हारी फैमिली खतरे में है। साकामोटो बोलता है कि उसे अपनी फैमिली की चिंता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर साकामोटो को पूरा भरोसा है। इसके बाद साकामोटो बॉयल्ड को इतना जल्दी पंच करने आता है कि बॉयल्ड को पता भी नहीं चलता और मुक्का मार के वो उसे बिल्डिंग से बाहर ले जाता है। साकामोटो अब बहुत तेज हो गया था और वो बुरी तरह से बॉयल्ड की धुलाई कर देता है। बॉयल्ड अपने रॉकेट पंच से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो के मुक्के से उसका रॉकेट ही टूट जाता है। साकामोटो के हाथों पिटते हुए बॉयल्ड सोचता है कि यही साकामोटो है, सबसे महान हिटमैन। वो उस पर अपने बॉल बॉम्ब्स भी फेंकता है, लेकिन साकामोटो उन सभी बॉम्ब्स को हाथ से पकड़ लेता है और उनसे बॉयल्ड को एक धमाकेदार पंच मारता है। और बॉयल्ड सोच रहा था कि 5 सालों बाद भी ये इतना पावरफुल कैसे है। साकामोटो अब कहता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो बॉयल्ड, मैं भी रिटायर होने से पहले अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को चोट पहुंचाने में करता था, लेकिन फिर मैंने एक फैसला किया कि अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों को प्रोटेक्ट करने में करूंगा जिन्हें मैं प्यार करता हूं, और अब यही मेरी ताकत का असली
सोर्स है। इसके बाद हम एक बड़े से झूले को देखते हैं जिसमें एक कपल बैठा हुआ था। इसके बाद साकामोटो और बॉइल्ड भी उड़ते हुए एक झूले में आकर बैठ जाते हैं। बॉइल्ड अब साकामोटो से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सही था, तुम सच में सबसे बड़े सिग्मा मर्द हो। इतना कहकर वो लड़ाई हार जाता है। दूसरी तरफ एओई को होश आता है। वो शिन से पूछती है कि वो लोग यहाँ पर कैसे आ गए, वो तो हॉन्टेड हाउस के अंदर थे ना। शिन झूठ बोलता है कि शायद हम सब बहुत थक गए थे इसीलिए उनकी नींद लग गई। एओई को शक होता है क्योंकि शिन के कपड़े गंदे हो गए थे और साकामोटो भी यहाँ नहीं था। शिन बोलता है कि मैं अभी उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। झूला रुकने पर साकामोटो और बॉइल्ड उसमें से बाहर निकलते हैं और उसे टूटा हुआ देख एक लड़की इनसे पूछती है कि ये कैसे हुआ। बॉइल्ड उससे कहता है कि कभी किसी सिग्मा मर्द से नहीं पूछना चाहिए कि उसे चोट कैसे लगी। लड़की बोलती है कि उसे तो बस ये जानना है कि ये नुकसान हुआ है, उसका पैसा कौन देगा। इसके बाद बॉइल्ड साकामोटो की तारीफ करता है और कहता है कि अब वो उसके पीछे नहीं आएगा। साकामोटो एक दुकान पे 5 बंस खरीद कर खाने लगता है। अब बॉइल्ड भी खाने के लिए एक मांगता है जिस पर साकामोटो उसे अपना बन दे देता है क्योंकि बाकी उसकी फैमिली के लिए थे। तभी शिन यहाँ आ जाता है और ये देख हैरान हो जाता है कि साकामोटो इतना पतला कैसे हो गया। साकामोटो कहता है कि आज कुछ ज्यादा ही भाग दौड़ हो गई इसीलिए मेरा वजन कम हो गया। बॉइल्ड पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे सर पे इनाम जो लगा है, डोंडेनकाई उसे मारने और भी आदमी भेजेगा। लेकिन तभी साकामोटो को एओई दिखती है जिसने इनाम वाली सारी बात सुन ली थी। वो तीनों को फूड कोर्ट में बैठा कर उनसे सारी बात पूछती है। वहीं लू और ओबिगुरो हाना के साथ बुढ़ी के बाल खाने जाती हैं। साकामोटो अब एओई को सच बता देता है कि उसके सिर पे इनाम लगा हुआ है और आज ही कई सारे हिटमैन उसे मारने की कोशिश कर चुके हैं। ये सुन एओई गुस्सा हो जाती है क्योंकि साकामोटो ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। साकामोटो अब डर के छुप जाता है तो बॉइल्ड उसकी जगह पर बोलता है कि साकामोटो बस चाहता था कि तुम लोग आज का दिन अच्छे से एंजॉय करो बिना किसी चिंता के। एओई अब बॉइल्ड को धमकी देती है कि वो साकामोटो को मारने की कोशिश ना करे जिस पर बॉइल्ड तुरंत ही मान जाता है। एओई अब साकामोटो को उनका फैमिली रूल नंबर 6 याद दिलाती है कि वो एक दूसरे से कोई झूठ नहीं बोलेंगे और कोई बात नहीं छुपाएंगे। तो जल्दी जाकर इस इनाम वाली प्रॉब्लम का सफाया करो, जिसके लिए साकामोटो मान जाता है। इसके बाद पार्क में परेड होने लगती है जिसे ये सब देखने जाते हैं। शिन साकामोटो से पूछता है कि वो लोग अब क्या करेंगे। साकामोटो कहता है कि जिसने भी उसके सिर पे इनाम लगाया है इन्हें उसे ढूंढना होगा। बॉइल्ड कहता है कि ये बात डोंडेनकाई के बॉस को पता हो सकती है लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका बॉस कहाँ पर है और न ही इस काम में वो साकामोटो की कोई मदद करेंगे। इसके बाद दोनों इन्हें गुड बाय कर यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन साकामोटो, लू और शिन एक वीडियो रेंटल स्टोर में जाते हैं। हम देखते हैं कि साकामोटो कल से इतना ज्यादा खा रहा था कि उसने एक ही दिन में अपना वजन वापस बढ़ा लिया था। वीडियो स्टोर में ये लोग डोंडेनकाई नाम की एक सीडी ढूंढते हैं। साकामोटो बताता है कि ये जगह एक इंफॉर्मेशन बैंक है, इन्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी मूवी यहाँ पर मिल जाएगी। ये लोग डोंडेनकाई की मूवी लेकर एक कमरे में जाते हैं। मूवी में इन्हें पता चलता है कि डोंडेनकाई एक हिटमैन एजेंसी है जिसमें 50 से भी ज्यादा हिटमैन्स हैं। इन्होंने कौन सी बिल्डिंग को अपना अड्डा बनाया था ये भी इन्हें पता चलता है और ये सारी बातें शिन अपनी डायरी में लिख रहा था। वहीं साकामोटो तो मूवी के दौरान ही सो गया था। ये फिल्म देखने के लिए इन्हें लाखों रुपए की पेमेंट करनी पड़ती है। साकामोटो कहता है कि अपने हिटमैन वाले दिनों में उसने कुछ पैसे जमा किए थे। इसके बाद स्टोर ओनर साकामोटो से कहता है कि उसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, उसका सामना अपने कुछ पुराने साथियों से हो सकता है। साकामोटो पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, जिस पे स्टोर ओनर कहता है कि उसकी मूवी अभी तक नहीं आई है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद एक बिल्डिंग के अंदर हम ऑर्डर ग्रुप को देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे, जिसमें हियो नागुमो से पूछता है कि क्या ये सच है कि तुम साकामोटो से मिलने गए थे। नागुमो बोलता है कि साकामोटो का तो मैंने नाम भी नहीं सुना, पता नहीं वो कहाँ होगा। जो सुन हियो गुस्सा हो जाता है। शिशिबा उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि जल्द ही उनका मास्टर यहाँ आने वाला है। हियो अब चाकू निकालते हुए कहता है कि मुझे इस नागुमो पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नागुमो उसका चाकू अपने कांटे से रोक लेता है कि मेन डिश को आने दो फिर चाकू निकालना। ओसारागी नाम की लड़की शिशिबा से कहती है कि वो खिचड़ी ना खाए। शिशिबा अब हेड शेफ को अपने पास बुलाता है और उसको बार बार स्टैब करते हुए कहता है कि खिचड़ी में प्याज डालने को किसने कहा था। तभी इरिया नाम का एक बुढ़ा आदमी इनके पास आता है जो कि JAA का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर है और कहता है कि ऑर्डर ग्रुप के सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हियो बताता है कि उनमें से 4 लोग यहाँ नहीं आए हैं। शिशिबा कहता है कि उन 3 लोगों का तो समझ आता है लेकिन उस बुढ़े ताकामुरा को तो यहाँ आना चाहिए था। नागुमो बोलता है कि वो बिजी होगा, जिस पर शिशिबा कहता है कि बुढ़ापे में उसकी याददाश्त कमजोर हो गई होगी। इरिया अब इन्हें इनका नया मिशन देता है। एक अनजान किलर है जो कि
उनके एसोसिएशन के हिटमैन्स को मारता फिर रहा है। अब तक 30 ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो जेएए चाहता है कि ऑर्डर इस अनजान किलर को जल्दी से जल्दी खत्म करे। दूसरी तरफ साकामोटो, शिन और लू डोंडेनकाई के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और चुपके से अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। अंदर हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि साकामोटो की ही बातें कर रहे थे कि उसके सिर पे कितना बड़ा इनाम है, उसने बॉइल्ड को भी हरा दिया है। शिन अब ऊपर से आकर एक आदमी को बेहोश कर देता है और फिर साकामोटो भी दूसरे आदमी को जोर से मुक्का मार के सुला देता है। लू अब पूछती है कि उनका बॉस कहाँ पर होगा, जो सुन शिन चिल्लाता है कि तुमने मूवी देखी थी भी या नहीं, बॉस हमें बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर मिलेगा जहाँ तक इन्हें विंडो से जाना होगा। ये लोग अब विंडो से होकर टॉप फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन शिन को किसी के भी मन में आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मानो कि फ्लोर पर कोई था ही नहीं। ये लोग अब बॉस के कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर देख हैरान हो जाते हैं। अंदर ढेर सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और उनके बीच नागुमो बैठा हुआ था। नागुमो बोलता है कि उसने डोंडेनकाई के सभी हिटमैन और उनके बॉस को भी मार दिया है और अब साकामोटो की बारी है। इतना कहकर नागुमो बहुत तेजी से शिन के पीछे आता है और उसकी गर्दन में अपना चाकू घुसा देता है, लेकिन असल में शिन को कुछ नहीं हुआ था और नागुमो के हाथ में नकली चाकू था और उसने फिर से इन दोनों को बुद्धू बना दिया, जिस पर ये उसकी पिटाई करने लगते हैं। नागुमो कहता है कि उसे भी डोंडेनकाई से कुछ काम था, लेकिन वो जब यहाँ आया तो किसी ने पहले ही सबको मार दिया था। वो बताता है कि कोई अनजान किलर है जो कि हिटमैन्स को मारता फिर रहा है। पिछले मंथ ही करीब 1000 हिटमैन मारे जा चुके हैं और ये कातिल हमेशा एक्स मार्क छोड़कर जाता है, इसीलिए ये लोग उसे एक्स या स्लर कह के बुलाते हैं। साकामोटो समझ जाता है कि ऑर्डर ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व है। लू पूछती है कि आखिर ये ऑर्डर क्या है। नागुमो बताता है कि वो एक स्पेशल ग्रुप है जिसमें एसोसिएशन के सबसे बेस्ट हिटमैन होते हैं और उनका काम है जेएए के अंदर कानून बनाए रखना और कोई हिटमैन ज्यादा होशियारी दिखाए तो उसे मार देना। और साकामोटो भी ऑर्डर का मेंबर रह चुका है। नागुमो साकामोटो से भी कहता है कि इस अनजान किलर से बच के रहे, क्योंकि ये किलिंग तभी शुरू हुई थी जब साकामोटो के सिर पे इनाम लगा था, तो इन दोनों में कुछ कनेक्शन हो सकता है। इसके बाद हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कि दीवार पे एक्स बना रहा था। खैर, स्टोर पर कई लोग साकामोटो को मारने आ रहे थे, लेकिन वो उन सब की पिटाई कर देता है। साथ में ये लोग मरहम पट्टी का सामान भी अपनी दुकान से ही दे रहे थे, तो इनको मुनाफा भी अच्छा हो रहा था। नागुमो ने साकामोटो से कहा था कि 5 सालों में वो कमजोर हो गया है। अगर बॉइल्ड से लड़ने में उसे इतनी दिक्कत आई है तो असली हिटमैन्स के सामने वो क्या करेगा। साकामोटो कहता है कि उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि हर मुश्किल का वो सामना कर पाए। साकामोटो अब साइकिल से शहर के चक्कर मारना शुरू कर देता है। शिन हर कस्टमर का दिमाग पड़ता है ताकि उसकी एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। वहीं लू को पता चल गया था कि जब वो नशे में होती है तब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वो ढेर सारी बोतल पीने लगती है और एक बोतल कस्टमर के सिर पे भी फोड़ देती है, जो कि असल में हिटमैन था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, साकामोटो अब क्या करेगा, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।